वो दोनों मोटरसाइकिल से घूमने के लिए जा रहे थे। तभी पहाड़ी वाले रास्ते पर एक कार आती है और उन्हें टक्कर मार देती है और उन्हें खाई में गिरा देती है। जिसके बाद हरिया खुश हो जाता है और खुश होकर वो गांव लौटता है और अपने बाबूजी से बोलता है, बाबूजी क्या आपने अखबार देखा? नहीं तो बेटा, क्यों, क्या बात है? तुम इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, कुछ जरूरी बात है क्या? अरे बाबूजी, कल भैया भाभी घूमने के लिए गए थे ना, उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया है। देखो, अखबार में लिखा है कि एक बाइक का कार से एक्सीडेंट हो गया है और वो खाई में गिर चुकी है। अरे हरिया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कम से कम चिंकू और चिंकी का तो ख्याल करो, इनके सामने ऐसी बातें बोलना ठीक नहीं है। वो किसी और की बाइक होगी, वो दोनों जल्दी वापस लौट कर आ जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है कि वापस आ जाएं। मुझे तो नहीं लगता कि अब भैया भाभी वापस आ सकेंगे। इतना बोलकर फिर वो वापस चला जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चलता। हरिया वापस अपने गांव आता है और अपनी बापूजी से बोलता है, बापूजी अब तो भैया भाभी नहीं लौटने वाले। चिंकू चिंकी का भी ख्याल रखना है और आपका भी ख्याल रखना है। ऐसा करो, आप ये ज़मीन मुझे दे दो, मैं इसमें खेती किसानी कर लूँगा और आपको और चिंकी चिंकी को पैसे देते रहूँगा ताकि इनकी पढ़ाई ना रुक सके। अब इनकी परवरिश भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, आज से तुम ही सारी ज़मीनों को संभालो। ये सब सुनकर हरिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका प्लान काम कर जाता है। अब सारी ज़मीन उसके हाथ में आ चुकी थी। वो घर आकर काजल को सारी बात बताता है। काजल ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, देखा, मेरा प्लान काम कर गया है ना। अब सारी जमीन हमारे पास है। अब हम उसमें खेती करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। अरे काजल, इतनी मेहनत कौन करेगा? मैं तो नौकरी पे जाता हूँ, तो फिर खेतों में काम कौन करेगा अब? हाँ, ये भी है, लेकिन मेरे शातिर दिमाग में एक और कमाल का आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम वो सारी जमीन बेच दें। हाँ, लेकिन वो सारी ज़मीन बापूजी के नाम है, मैं कैसे बेच सकता हूँ उसे? अरे तुम तो अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल करते ही नहीं हो। बाबूजी का कैसे न कैसे धोखे से अंगूठा ले लो और अपने नाम करा लो सारी जमीन। उसके बाद तो बिक जाएगी ना। हाँ काजल, अब मुझे उनका अंगूठा धोखे से लगवाना ही होगा। आज ही मैं ये सब काम करता हूँ। हरिया जल्दी से अपने गाँव वापस आता है और अपने साथ में कुछ मिठाई लेकर आता है और अपने बाबूजी से बोलता है, बाबूजी मैं शहर से कुछ मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई मैं आपके लिए भी लाया हूँ, आप सब ये मिठाई खा लीजिए। अच्छा बेटा, तू मेरे लिए मिठाई लाया है, ला दे। चिंटू चिंटी आ जाओ, तुम भी ये मिठाई खा लो। इस तरह वो सब मिठाई खा लेते हैं। मिठाई में नशे की दवाई मिली हुई थी, जिससे उन सब को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाते हैं। जैसे ही वो सब सोते हैं, वैसे ही हरिया अपने बापूजी का अंगूठा कागजात में लगवा लेता है और सारी ज़मीन अपने नाम करा लेता है। फिर वो अपने शहर वापस लौट आता है और उस सारी ज़मीन को बेच देता है। अगले दिन चिंटू चिंटी जब अपनी ज़मीन पर खेलने जाते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी होता है और वो उन्हें डांट कर वहाँ से भगाने लगता है। ए बच्चों, भागो यहाँ से, चलो भागो, मेरे खेत में क्या कर रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। अरे नहीं अंकल, ये हमारा खेत है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये हमारे बापूजी का खेत है। तुम्हारे ये बापूजी का खेत था, लेकिन अब नहीं है। तुम्हारे चाचा ने ये खेत मुझे बेच दिया है, अब चलो भागो यहाँ से। वो दोनों उदास मुंह लेकर घर वापस आते हैं और अपने दादा को ये सारी बात बताते हैं। ये सब सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हरिया को कॉल लगाते हैं। कॉल काजल उठाती है और बोलती है, हेलो बाबूजी। हाँ काजल, हरिया कहाँ है? ये सारी ज़मीन उसने बेच दी है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उसने सारी ज़मीन क्यों बेची? ये तो सब सोमदास की थी ना, उसकी ज़मीन तो उसने बेच ली, अब ये वाली ज़मीन क्यों बेची उसने? बाबूजी, अब वो जमीन बिक चुकी है और अब जब सोमदास भैया रहे ही नहीं तो वो सारी जमीन तो हमारे ही पास आनी थी ना। अब आज के बाद मेरे पास कॉल मत कर देना। हमने घर भी चेंज कर दिया है, इसलिए घर पे भी आने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर उसकी पत्नी कॉल काट देती है। ये सब सुनकर वो बूढ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो चिंकू चिंकी की परवरिश कैसे करेगा। घर पर जितने पैसे थे, सारे ही पैसे अब ख़त्म हो चुके थे। अब उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। अब वो सब भूखे रहने लगे थे। वो बूढ़ा काम करने की बहुत कोशिश करता,
लेकिन उम्र ज़्यादा होने के कारण उससे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक फ़कीर आता है और वो आकर बोलता है, कोई है घर में जो इस बूढ़े को खाना खिला सके? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या कुछ घर में खाने के लिए मिलेगा? उस फ़कीर की बात सुनकर बूढ़ा सोचने लगता है कि अब इस फ़कीर को क्या खिलाया जाए, क्योंकि उनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा था। तभी उसे वो मूंगफलियाँ याद आती हैं जो सोमदास को रास्ते में मिली थी। अरे हाँ, मेरे पास वो मूंगफलियाँ हैं। वैसे भी हमने उन मूंगफलियों को इन फ़कीरों के लिए ही तो बचा के रखा था। मैं वो मूंगफलियाँ इनको दे देता हूँ। फिर वो सारी मूंगफलियाँ उस फ़कीर को दे देता है। फ़कीर मूंगफलियाँ खाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर उस आदमी से बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी हालात क्या है। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम चाहते तो इन मूंगफलियों को खा सकते थे और मुझे भूखा ही लौटा सकते थे, लेकिन तुम बहुत दयालु हो। खुद के पास तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये लो कुछ मूंगफली के दाने। इन दानों को जमीन में बिखेर देना। इन दानों से जादुई पेड़ निकलेंगे जिनमें से सोने की मूंगफलियां उगेंगी। ये सुनकर वो बुजुर्ग आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घर की थोड़ी जगह में वो बीज बिखेर देता है। अगले ही दिन उसमें से पेड़ निकल आते हैं और उन पर सोने की मूंगफलियां लगी होती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन सोने की मूंगफलियों को तोड़कर बेच आता है। उसके बाद उनके दिन संभलने लगते हैं और वो धीरे धीरे करके बहुत अमीर होने लगते हैं। ये बात धीरे धीरे करके हरिया तक पहुंच जाती है। काजल हरिया से बोलती है, अजी बापूजी इतने अमीर कैसे हो गए? कोई तो राज है। हमने सारी उनकी जमीन भी छीन ली, फिर भी वो इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? चलो चल के देखते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। बापूजी बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। हर कोई उनकी ही बातें कर रहा है हर जगह। फिर हरिया उनके घर जाता है। उस टाइम पर उसके बाबूजी घर पर नहीं थे। घर पर सिर्फ चिंकू और चिंकी ही थे। हरिया चिंकू और चिंकी से बोलता है, क्या बात है चिंकू चिंकी, तुम्हारे पास इतना दौलत कहाँ से आई? वो उनसे ऐसे ही छल छल कर सारी बातें पूछ लेता है। चिंकू चिंकी बच्चे थे और उनके अंदर इतनी अकल नहीं थी कि वो इस चीज़ को राज ही रखे। वो सारी बात उन्हें बता देते हैं। ये बात सुनकर वो वापस घर लौट आता है और अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है। क्या सोने की मूंगफलियाँ? वो तो हमारे ही पास होनी चाहिए। अब हमें वो मूंगफलियाँ उनसे छीननी होंगी। अगली सुबह वो बुजुर्ग आदमी ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सामने सोमदास और कमला खड़ी थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और बहुत ज़्यादा हैरान भी, क्योंकि इतने दिनों बाद वो लौटे थे और हर जगह यही खबर फैल चुकी थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो सोमदास से बोलता है, अरे बेटा, तुम्हारी गाड़ी तो उस खाई में गिर चुकी थी, फिर तुम कैसे बचे? बापूजी, हमारी गाड़ी उस खाई में गिर गई थी, लेकिन उस खाई के नीचे ही एक मकान था जो एक दयालु इंसान का था। जब हम वहाँ पर गिरे तो वो दयालु आदमी हमें अपने घर ले गया और हमें स्वस्थ होने में सिर्फ थोड़ा टाइम लगा, इसीलिए हम थोड़ा देरी से आए। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बुजुर्ग आदमी सोमदास को सारी बात बता देता है। सारी ज़मीन की बात भी वो उसे बता देता है। कमला बोलती है, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम अपने सारे पैसे वापस ले सकते हैं। कैसी तरकीब? बताओ कमला। मूंगफली, जादुई मूंगफली की बात सुनकर अब वो जरूर हमारी मूंगफलियां चुराने आएगा, लेकिन हम उससे ये नहीं बोलेंगे कि जादू इन मूंगफलियों के बीजों में है, बल्कि हम उससे ये बोलेंगे कि जादू इस जमीन में है। फिर वो इस जमीन को खरीदना चाहेगा। फिर हम उससे इतनी ही रकम लेंगे जितनी रकम में हमारी जमीन बिकी है, और इस तरह हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। जैसे कमला बोलती है वैसा ही होता है। अगले दिन हरिया घर आता है और बापूजी से बोलता है, बापूजी, क्या आप मुझे वो बीज दे सकते हैं जिनसे ये सोने की मूंगफलियाँ उग रही है? अब तो आपके पास बहुत धन हो चुका है ना, अब ज़रूरत मुझे है इसकी। क्या आप वो मुझे दे सकते हैं?
अरे बेटा, जादू उन मूंगफलियों के बीजों में नहीं है, बल्कि जादू हमारे घर की जमीन में है। इसमें जो भी बीज डालो वो सोने का ही निकलता है। अच्छा, तो मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ। इसके लिए आप जितने भी पैसे चाहो मुझसे ले सकते हो। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये घर नहीं दे सकता। इसकी जमीन बहुत ज्यादा जादुई है। मैं ये तुम्हें कैसे दे दूँ? बापूजी, आप जितने पैसे मांगेंगे मैं उतने पैसे दे दूंगा। आप प्लीज मुझे ये घर दे दीजिए। अब तो आपके पास बहुत दौलत हो चुकी है। अच्छा ठीक है, तुम इतनी जिद करते हो तो ले लो। इसके मैं 20 लाख रुपए मांग रहा हूँ। क्या तुम दे पाओगे? हाँ बिल्कुल, ये लो, अभी लो ये सारे पैसे। और इस तरह वो उन्हें पैसे दे देता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन वो उसमें मूंगफलियों के बीज डालता है, लेकिन उस जमीन में से कोई पौधा नहीं उगता है, क्योंकि वो जमीन बिल्कुल बंजर थी और जादू उस जमीन में नहीं बल्कि जादू उन बीजों में था। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपनी गलती पर उसे पछतावा होता है। सोमदास और कमला अपने बापूजी को लेकर दूर शहर में जाकर रहने लगते हैं। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।